डीएमके की नाराजगी पर उद्धव ठाकरे गुट ने बोला है कि इंडिया अलायंस एक रहेगा। डीएमके थोड़ा नाराज है, उन्हें हम मना लेंगे, लेकिन डीएमके ने तय करा है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठेगी, कांग्रेस से अलग बैठेगी, अलग बैठेगी। यानी जिस तरह का धोखा कांग्रेस ने डीएमके को दिया है तमिलनाडु में, आजकल हम सुनते हैं सिचुएशनशिप बड़ी यंगस्टर्स पे चलती है। एक तो कांग्रेस और डीएमके की रिलेशनशिप थी, लेकिन वो सिचुएशनशिप में एक रात में क्यों बदल गई, वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। आनंद रंगनाथन, इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। मोदी को घेरने से पहले विपक्ष को तो एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप प्लीज अमीश ये बात समझिए कि अगर ये देश डेवलप हो सकता है तो वो सिर्फ हमारी कॉमन सिटीजन्स की बदौलत हो सकता है। हम है ही ऑपोजिशन बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऑपोजिशन का रोल अदा कर ही नहीं रही हैं। उनमें वो सारी कमी, क्योंकि वो भी उतनी ही करप्ट, कॉकरोच के भरोसे वो भी उतनी ही करप्ट है जितने की बीजेपी और मोदी करप्ट है। ये एक सच बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी ने एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई भी कॉन्शियस इंडियन होगा उसके दिमाग में ये सवाल हमेशा आएगा कि भाई मणिपुर में जब से प्रॉब्लम हुई, मोदी जी पूरे देश में हर जगह घूमे, पूरे दुनिया में हर जगह घूमे, 2 साल तक मणिपुर क्यों नहीं गए? ये किसी ने उनसे पूछा क्यों नहीं पूछा? और अब बीच में डिस्टर्ब मत करिए, यू डोंट रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स लेके, और मैं आपको बिल्कुल सुनिए एक मिनट, जस्ट अ प्रोफेसर में इतनी ताकत होती है कि आपका वो हिला दे, समझ रहे हैं? जो आप सिंहासन, अरे प्लीज जनता को अपनी रोटियां सेकिए, मेरा निवेदन है रोटियां सेकिए। फेमस सतीश जी, आपने तो एक चर्चा में कह दिया था ये गोटियां सेकते हैं, अब ये सब रोटियां सेकना होता है, गोटियां नहीं। ओके, और क्या रोटियां ही सेक रहे हैं? रोटियां ही सेक रहे हैं। रोटियां ना, हाँ, गोटियां तो नहीं ना। नहीं रोटियां। और आपके हिसाब से दोनों हो सकता है सेक रहे हो। गोटियां सेक रहे हैं। देखिए, तमिलियन हूं, माफ कीजिएगा, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सिंहासन, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? सिंहासन हिला, तैयार हो जाओ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। दिनकर साहब ने कहा सिंहासन हिलाने की बात कर रहा था। जो कांग्रेस ने पत्रकार बिठाए हुए हैं ना, जो कि हमेशा हर सवाल पूछते हैं मोदी से, बीजेपी सरकार से, लेकिन उनका दोगलापन सामने कब आता मैं बताता हूं। इनकी हिम्मत नहीं होगी कहने की कि राहुल गांधी करप्ट है। बोल दो अगर हिम्मत है तो बोलो, मैं एग्जांपल देता हूं। मुझे आप बोल रहे हो? बोलो, मुझे बोलो, हाँ कि ना राहुल गांधी करप्ट है? करिए ना, बता। राहुल गांधी करप्ट है कि नहीं? अरे हाँ है ना का जवाब है यार। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कापो मत, सिर्फ सिंहासन हिला रहा हूं, सिर्फ सिंहासन हिलाऊंगा, कापो मत। सुनिए ना भाई, अब मैं एग्जांपल, आप बोल लिया, बहुत बोल लिया, आपको बोलने का बीमारी है, करने से थोड़ी होगा। देखिए, अरे कल भी उसने चुनौती दी है, यही बात, उसने कल भी चुनौती दी है, गिरफ्तार करो उसको। आप सुनिए, हम कौन जानते हैं कि करप्ट है या नहीं है? आप सुनिए, गिरफ्तार है। मैं बोलता हूँ, हम कौन जानते हैं? देख रहे हो, राहुल गांधी की बात आई तो हमें मोदी करप्ट है भाई। एक सेकंड, आपको समझ में नहीं आता? मैंने क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों कहेंगे? क्योंकि पता नहीं करप्शन क्या होता है। पत्रकार हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। पत्रकार को पता नहीं होता करप्शन क्या है? कैसे पत्रकार बन गए भाई? लालू जी भी, अरे सतीश जी, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हाँ बोलिए। देखिए लालू, एक सेकंड, लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? नहीं, ये कन्विक्टेड करप्ट है। करने वाले में नहीं, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? हम डरने वाले नहीं, सुन लीजिए, लालू जी करप्ट है कि नहीं है? लालू ही करप्ट नहीं है, लालू करप्ट है, सजा याफ्ता है। वो कोर्ट ने उनको सजा दी है, लेकिन अगर सेलेक्टिव टारगेटिंग होगी तो बहुत सारे ईमानदार, सुनिए, हो सकता है छूट जाए, करप्ट बहुत ज्यादा छूट। आप सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी बेल पे बाहर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये कौन सा ये साइंस बता रहे हैं? अजय भाई, आपने बोला, हाँ बोले, बहुत गलत। हाँ गलत नहीं आपकी बात, अब नहीं आप बोल सकते गलत हो रहा आपके साथ, आपको भरपूर मौका मिला है। विक्टिम कार्ड खेल लो। हाँ, विक्टिम कार्ड तो सब खेलते हैं आजकल भाई, तो एक ही कार्ड में तो चल रहा है विक्टिम कार्ड। नहीं, आपके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड है। ओके, हाँ देखिए, डेबिट कार्ड होने चाहिए, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? इसीलिए कह रहा हूं, बात सुनिए ध्यान से। जो जनता है ना, वो रियल ऑपोजिशन है, क्योंकि जनता में ये दम है कि कह दे कि मोदी में भी कमियां हैं। आंसर करो हमें। जनता में ये दम है कि कह दे राहुल में भी कमियां हैं। जो एजेंडा लेके चलते हैं वो कभी नहीं कह सकते जो मैं कहने जा रहा हूं,
कि मोदी भी करप्ट है और राहुल भी करप्ट है। एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल। देखिए 20 मिनट मिले थे, मतलब सुधांशु जी कह रहे कैसे बोला आपने मोदी जी को? कोई तो एग्जाम्पल ही दूंगा तो कहेंगे गलत बोला, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाई कोर्ट ने बीजेपी को कन्विक्ट किया कि आपने एफसीआरए वायलेशन को रूल्स को वायलेट करते हुए माइनिंग कंपनी से पैसा लिया। कन्विक्शन रातों रात बीजेपी ने पार्लियामेंट में जाके एफसीआरए अमेंडमेंट कर दिया 1976 तक, ताकि हाई कोर्ट की जजमेंट का कोई फायदा ना हो। और सपोर्ट किसने किया? राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को भी कन्विक्ट किया था। तो ये जब चोर मिल जाते हैं तो काम हमारा है। ओके अब देखिए, अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपने मेरी मुश्किल बढ़ा दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं राजकोट भाटी की बात चले जाता हूं, मुझे थोड़ा इंसाफ होने दीजिए। अब बीजेपी और कांग्रेस तो शुरुआत में बहुत बोली है। राजकोट भाटी, देखिए बंगाल के बाद अब सबकी नजर यूपी पे है। अभी इस समय की बड़ी खबर यह है, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है आपसे कुछ देर पहले। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है, अखिलेश यादव बेतंज है। टूटी चोरी पर योगी का अखिलेश पर तंज है। हम योजना बढ़ाते हैं, कोई टूटी चुरा कर ले जाता है। हर घर नल योजना बढ़ाई, कोई टूटी चोरी करके ले गया। अब बताइए, ये योगी जी का अभी कुछ देर पहले का बयान है, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने, मैं वही कह रहा हूँ, योगी जी ने क्या अखिलेश जी का नाम लिया? सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बोला कोई। अच्छा, अगर वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं तो मेरा निवेदन केवल इतना रहेगा, बहुत विनम्रता के साथ, कि राजनीति में भाषा की और शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, हम अखिलेश यादव जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में टोटी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इसलिए हम किसी को नहीं कह सकते। लेकिन माननीय योगी जी के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें दंगा करने का हम फिर भी उन्हें दंगाई नहीं कहते, जिसमें हत्या के प्रयास का हम फिर भी उन्हें हत्यारा नहीं कहते, जिसमें चोरी का हम फिर भी उन्हें चोर नहीं कहते। सब कुछ बोल रहे हैं और उन्होंने एएनआई के वीडियोग्राफर को क्या बोला था? गाली दी थी। हम फिर भी उन्हें गालीबाज नहीं कहते, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हम फिर भी मर्यादा का पालन करते हैं। जवाब देखिए, पहली बात तो मैं आनंद रंगनाथन जी वाले विषय पे कहूंगा। देखिए, एफसीआरए का मैटर एक टेक्निकल था। क्या था? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो बाद में एफसीएमए हो गया था। जस्ट एक टेक्निकल इशू था, उस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने की बात कही गई, इसलिए उस पे सारे के लोग एक थे। अब आप उसको एक करप्शन के रूप में हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया था। एक सेकंड, नहीं, हाई कोर्ट ने अनेक बातों में किया है। नहीं तो क्या हुआ उस कन्विक्शन का? एक मिनट, मैं एक बात कहना अमेंडमेंट कर दिया। अब सुनिए, हाई कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन को भी करेक्ट कर दिया। नहीं, एक सेकंड। हाई कोर्ट ने तो लैंड सीलिंग को भी कैंसिल कर दिया था। हाई कोर्ट, वो अलग बात है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए सीधी सी बात बताता हूं। हाई कोर्ट ने एफसीआरए एक्ट पढ़ा, देखिए उसमें एक रूल था, आपने वो रूल वायलेट किया। हाई कोर्ट ने कहा ये रूल वायलेट किया, जी नहीं, फिर आपने रूल बदल दिया। जी नहीं, क्यों बात बदला? बता रहे हैं क्यों बदला वो रूल? बैक डेट में लागू करने से देश की अर्थव्यवस्था पे, जैसे एसआर का मैटर था, जब प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बैक डेट से उसको ठीक किया गया। उसका कारण है कि बहुत सारी चीजें टेक्निकल थे, कोई और बोलता समझ हो गया तो कारण निकला। नहीं, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे कह रहा हूं, कन्विक्शन था। बोलिए, आपको प्रोफेसर हो के ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। कहां कन्विक्शन, कहां करप्शन था? करप्शन वर्ड हो तो बोलिए, उसमें बोलिए करप्शन वर्ड हो तो। That was just a technical anomaly। इसलिए आप उस पे दोनों तरफ आप उसको पॉलिटिकली करेक्ट मैं बोलूं, जवाब दूं। अब छोड़िए, अब मैं जवाब दूं। करप्शन वर्ड कोर्ट ने कहीं नहीं बोला। करप्शन वर्ड बोला था। नहीं, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बोला कि दोनों कन्विक्ट हुए करप्शन के अंदर, और राहुल जी और मोदी जी मिल गए। उन्होंने कहा एक सेकंड, क्या नहीं, अब क्या कहे? आप कुछ वैसा ही है। सुनिए, से सुन रहा हूं, कभी कांग्रेस को ये क्या? मैं जवाब दे दूं। हमें जवाब देने दीजिए। कुछ वैसा ही बोल रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आपकी बात इसी मुद्दे पर मुझे भी जवाब देने दीजिए। 2 सेकंड उसका उत्तर दे देंगे। इनका जवाब दे दीजिए। इनका वही वाला है। मैं भी आपने दोनों को, आप भी इन्वॉल्व है ना, कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी, इसलिए सुनिए। हवा का रूख देख करके कैसे इन्होंने रंग बदला है। नाम है रंगराजन, क्या रंगनाथन, नाम भी ढंग से नहीं पता। रंगराजन समझ रहे थे, घर पे इतनी डांट पड़ती है कि नाम भूल गए। अब जो है ये भाजपा के साथ आए थे और अब भाजपा से बदल गए। यही हाल होगा। जो एजेंडा लेके चलते हैं उनको लगता है कि मैं तो एजेंडा कर रहा हूं, तो वो आदमी बिना एजेंडा के कैसे हो सकता है? आपके बीच नहीं बोल रहा था। वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको बोला ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने रंग बदल लिया है। इन्होंने, आप देखिए एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये तमिलनाडु से आते हैं। एक सेकंड,
ऑल ऑडियोज डाउन। ऐसे करना है तो फिर ओके ना अजय उपाध्याय नाराज मत हो, ये मुस्कुराइए। अच्छा आप देखिए वो तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में आपने भी तो रंग बदला। देखिए सच्चाई ये है कि इसी तरह जिस तरह उन्होंने रंग बदला है, धीरे धीरे जब देश में ये आर्थिक जो तबाही आ रही है, सुनामी, देश में भाजपा के लोग अपना रंग बदलेंगे और भाजपाई कहना पसंद नहीं करेंगे। कई ऐसे पत्रकार भी रंग बदल लेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि हम भाजपा के साथ हैं। आप देखिए, हम तो देश के साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं, हम तो देश के साथ हैं, लेकिन हाँ हम वो वाले पत्रकार नहीं है। हेलो गुलाम, तुम मंत्री बनने वाले हो, तुम मंत्री नहीं बनने वाले हो। हम वो वाले पत्रकार नहीं है, हम जनता जनार्दन की बात करते हैं। हेलो गुलाम, तुम पत्रकार, तुम मंत्री बनने वाले हो, नहीं बनने वाले, वैसे वाले पत्रकार नहीं है। मैं जानता हूं ना ऐसे वाले नहीं है। सबसे निष्पक्ष, अरे भाई ये सबसे इस देश में निष्पक्ष पत्रकार है। धन्यवाद और लीडर भी हैं। बस एक तरफ से चश्मा खाली हटाते नहीं, हटा लीजिए चश्मा, फिर देखिए आपकी निष्पक्षता पर कोई कभी प्रश्न चिंता मत करिए, नहीं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके बाद ये सब काट दीजिएगा, काटिएगा। कोई काटने अच्छा सब सुनिए, कुछ जाएगा, सुनिए अब हो गई बात। देखिए अब 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे जो साथियों ने जो यहाँ प्रश्न किया है नीट के परीक्षा को लेकर के या जनता के कंसर्न को लेकर, जो नौजवान 10 सेकंड हमें तो सुनिए 10 लास्ट सेकंड, हमें तो अपनों ने लूटा, जो गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती, इस देश की कश्ती वहां डूबी जहां सिर्फ भाषणों में दम था, ज्ञान कम था। ये ज्ञान कम है, इसलिए यह हाल हो रहा है। और नीट और सीबीएसई के छात्रों के साथ में अरे ज्ञान यदि होता तो सीबीएसई का एक परीक्षा भी नहीं करा सकती सरकार महाराज। ये तो प्रश्न करने के लायक है कि नहीं? केवल पेपर लीक पर लीक। अरे तो अच्छा लगा कि इन्होंने नेहरू जी को नहीं जिम्मेवार ठहराया अभी तक कि पेपर लीक में नेहरू जी का हाथ था। ये भी कर सकते थे ना ये लोग, दिन भर तो वही करते हैं। तो इसलिए सच्चाई को स्वीकारिए। आपको लगता है ये जो लैप्स हुआ, ये गवर्नेंस के पास पे लैप्स है? ओके, आज के लोगों, जब नीट नहीं होती थी तब क्या होता था? बोलिए, सीटें बिकती थी कि नहीं? सुनिए, जब नीट नहीं था, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, उसमें क्या था? उस जमाने में केवल नोटिस बोर्ड के ऊपर एक ऐड लगा दिया जाता था और वो 2 दिन में हटा दिया जाता था। उसके बाद याद करिए, सब कॉलेजेस की सीटें बिकती थी। ये इतने लाख का, ये इतने लाख का, इतने लाख का। यानी आपने तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा था कि सीट बिक कर ही जाएगी विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। आज कम से कम उसको एक एंट्रेंस एग्जाम में लाने का प्रयास किया गया है और उसके अंदर जो समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर हमारे यहां कोई ये नहीं बोल रहा है जैसे राजस्थान में। एक मिनट, पेपर लीक माफिया है, इसको बचा कौन रहा है? मैं आपको बता ये रहा हूं। कौन बचा रहा है? राजस्थान में कौन बचा रहा है? राजस्थान स्पीकर में कौन बचा रहा है? आपको कह रहा हूं, राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए तो मुख्यमंत्री गहलोत जी क्या बोले? मैं जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। ऐसा संवेदनशील बयान किसी ने नहीं दिया। इसीलिए एक बाकायदा एक नया विधेयक लाया गया है जिसमें पेपर लीक होने के ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। आप इसीलिए कह रहे हैं भाई, फायदा की बात क्या? अब जब कह रहे हैं पेपर सेटर ही पेपर लीक करने लगा तो अपने आप में एक अलग स्थिति। मतलब आप समझिए, एक मिनट, इसको ऐसे समझिए, एक मिनट, इसको ऐसे समझिए, एम्पायर ही बेईमानी पे आ गया। मतलब एम्पायर जो है वो आउट को नॉट आउट देने लगा, या उसने पहले बता दिया, तो उस कारण से परिस्थिति उत्पन्न हुई। अजय उपाध्याय, एक प्रश्न आपसे है। एक देखिए, राजकुमार भाटी एक बात से डर रहे हैं। आप बोलेंगे राजकुमार भाटी तो अच्छा, मगर उन्हें डर लग रहा है। तमिलनाडु में आपने जो करा, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, कौन होगा? एक मिनट, सरकार होगी, एक मिनट सुनो। जिस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसने नीट का किया था, ये बताओ तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कौन कर रहा है पेपर? धारवाड़ यूनिवर्सिटी में कौन कर रहा है? बंगाल यूनिवर्सिटी में कौन कर रहा है? कैंसिल किया कि नहीं किया? एकदम चोरी कैंसिल किया। तुम्हारी महाराष्ट्र सरकार है, वहां भी उसी पेट को ब्लैकलिस्ट किया गया था। जवाब दो, कैंसिल क्यों नहीं किया? अच्छा, एक राजकुमार भाटी यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, धारवाड़ यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी, विषय में आ जाते हैं। ब्लैकलिस्ट को हटा दिया कैंसिल क्यों नहीं किया? और ये ठेकेदारी प्रथा पर एग्जाम कराएंगे लोगों के। भाई तुम भी वैसे ही करा रहे हो, पूछ रहा हूं ना। देश के लाखों उसको ठेका क्यों दिया? ठेका देंगे और ठेका देकर के देश को जो है बर्बाद करना चाहते हैं, नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आप सरकार की जिम्मेवारी है और आप मेलोडी खिला रहे हैं। अरे देश के जनमानस को ये नौजवान चाहते हैं कि इस देश में
सही से Okay, परीक्षा okay, हो, you made your उनको point. रोजगार मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो। मैं- ये okay, गलत okay. है और इस पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं तो इस मुझे पर जवाब मजाक दो भी भाई, नहीं चलेगा। उस कंपनी को लो, अपनी राज्य अरे सरकार में हमने- क्यों दे रखा है? हमने कैंसिल उसको करो, हटा बोलो, दिया। बोलो, हमने हटा रखा है। अभी बहुत दाएं बड़ा बाएं बोला। करने लगे। ब्लैक ऑडियो साउंड, लिस्टेड एक किया सेकंड, है। अभी यही बोला गया कि ठेकेदारी प्रथा में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तेलंगाना में आपकी सरकार है, तेलंगाना में वो जिस कंपनी की ठेकेदारी आप बता रहे हैं, और कर्नाटक वो में आपकी भी सरकार में कंपनी- क्या कर रही है? और कोमेट इस और देश के नीट की अंदर जो कंपनी सबसे काम कर रही है, उस पर महंगा नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे किस स्टेट में लिया जाता है? आपको आइडिया है इस बात का? अरे एक्साइज तेलंगाना ड्यूटी, तेलंगाना में एक्साइज किसकी सरकार है? कांग्रेस की, और कांग्रेस महंगाई के खिलाफ है। कमाल का लॉजिक है जी, ये कमाल का लॉजिक है। सबसे ज्यादा टैक्स आप ले रहे हैं और महंगाई पे आप बोलेंगे। अब राजकुमार भाटी इन्होंने पत्रकार को बोला, एक मिनट सुनो भाई, ये राडिया टेप में उसकी सरकार थी, जब पत्रकार चलिए, कहते थे ये चलिए, वाला आपको मंत्रालय बचाने नहीं, का प्रयास कर ये रहे हैं, वाला अच्छी बात। मंत्रालय उसको मिलेगा, ये चलिए, पत्रकार तय करते थे। आपके और सुनो साथ भाई, हैं। भाई देखिए आप लगातार बोल, बीच में नहीं, मैंने नहीं, नहीं बोला उनके था साथ आपके। रहिए। अब सुनो, हाफिज सईद का वीडियो अवेलेबल है, पत्रकार की तारीफ कर रहा है और कह रहा कांग्रेस पार्टी अच्छे लोग हैं। अरे उसी हाफिज हाफिज सईद का सईद की वीडियो, बात कर रहे हैं। और इससे ज्यादा और क्या हो अरे सकता है? उसी को और वो लेकर सुनो भाई, छोड़ने भाई गए देखिए, थे। बीच में आप जिसको लगातार छोड़ने नहीं गए बोला। थे। अच्छा, मैं हाफिज सईद को छोड़ने नहीं सुनिए, गया था। मैं लगातार मैं आप बीच में आपकी बोल बता रहा हूं, मैं रहे आपकी बता रहा हूं। हैं। मैं आ रहा हूं आपकी। आप आते ही नहीं। अच्छा बोलिए, क्या आपकी बात है? ओके, अब आप पढ़ेंगे ये। हाँ बोलिए। ये बीजेपी है ना, बीजेपी की है, ये जरा पढ़िए यहाँ पे, मैं पढ़ लूं। प्रद्युत बोरडोलाई, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मैनिपुलेटिव पावर ब्रोकर्स Assam has ever seen, plundered the state mercilessly during his tenure। अब इनसे सुधांशु से पूछिए, अभी प्रद्युत बोरडोलाई कौन सी पार्टी बीजेपी में है, मंत्री है मेरे ख्याल से। शर्मा ही बीजेपी असम में है, मंत्री है। बाकी की अच्छा छोड़िए ना। एक सेकंड, अब मैं विषय पर आता पर हूँ। अब FCRA का बोलना था मुझे। एक आप आगे बोलिएगा, लेकिन FCRA में बोलिए, करप्ट लिखा जाता ना है। एक सेकंड, FCRA आपसे को ही सवाल- टॉपिक को स्टॉप करिए, मेरा नहीं, निवेदन है। FCRA करप्शन दिखाइए मैं भाई। वही सवाल केवल पूछा। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। दिखाइए नहीं, करप्शन लिखा हो। अच्छा, नहीं लिखा है। एक सेकंड, हम्बल सबमिशन, एक करके मेरा जस्ट टू शो कि भाई मैं भी न्यूट्रल हूं। अब देखिए, पहले कांग्रेस गाली दे रहे थे, अब अरे बीजेपी गाली गाली दे रहा करप्शन है। जनता दिखा के दीजिए साथ तो यही बात होता है। नहीं, अगर नहीं, इनकी नहीं, सच्चाई नहीं, निकालो, दीजिए, कोर्ट ने कहा जितनी हो, सच्चाई करप्शन निकालोगे, हुआ है आप तो जानते हैं, वायरल जितनी होने इनकी वाले हैं सच्चाई प्रोफेसर निकालोगे उतनी गालियां अरे खाओगे। ठीक है, सिचुएशनशिप का मतलब क्या है वो बताएंगे। ओके, जरा समझाइए सिचुएशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप तो इन सबको पता होगी। सर इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, जो चल रहा है बस वैसे चलने दो। और कभी भी किसी को छोड़ सकते कभी हैं। भी छोड़ सकते हैं, किसी के साथ बाउंड नहीं है कि हाँ हमें इसके साथ ही रहना है, कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट नहीं है, बाउंडिंग नहीं है। Yes। एक अजय उपाध्याय, ये सारा सवाल आप ही के लिए तैयारी हो रही है पूछने की। ये डीएमके के साथ आपका रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप था? रंगनाथन जी ने तो आपने बोला रंग बदल लिया, आपने अपना रंग ढंग क्यों बदल लिया? डीएमके कह रही है कि इनके संग नहीं बैठना, ऐसे रंग ढंग दिखाया आपने। बहुत अच्छा प्रश्न, हमको नॉन स्टॉप बोलने अब दीजिए, ज्यादा नहीं, 40 एक सेकंड। मिनट, एक राजकुमार भाटी, मिनट, सिर्फ एक राजकुमार मिनट। भाटी डर रहे हैं तमिलनाडु की सिर्फ स्थिति एक को मिनट, देख के, सिर्फ एक कहीं मिनट सपा लीजिएगा। चुनाव हारे और अगले दिन आप बदल ना जाए। डीएमके की बात करते हैं, अरे टीडीपी से लेके उधर पीडीपी से लेके और टीडीपी तक का क्या हाल, आप डीएमके का बताइए ना, आप अपना क्या हाल बताइए। किया, आप अपना शिवसेना से बताइए, लेकर ये के तो और- खराब है। और आप बाकी बीजेपी का वाले क्या तो हाल खराब है किया? आपकी नजर में। जेडीयू आप का अपना क्या हाल बताइए, किया? आप तो देखिए, अच्छे हैं। डीएमके स्पष्ट बात है, डीएमके के साथ हम जरूर थे, लेकिन हमने देखा वहां के जनता का क्या राय है। जनता की राय एक रात स्पष्ट में है। बदल गए। नहीं, एक जनता रात की में राय, बदल गए। अरे भाई जनता की राय है। अच्छा, यदि क्या आप चाहते हैं कि हम भाजपा का सरकार बनवा दें? भाटी जी एक मिनट आप क्या चाह रहे हैं कि भाजपा का सरकार बनवा दें? भाजपा का ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये नहीं टूटने वाले। नहीं, हम टूटने डीएमके वाले भी हैं आपका बड़ा पुराना मित्र था। अब बताइए, ये अगर यूपी में चुनाव हार जाए, अगले दिन आप बोलेंगे इनका आज तक भाजपा के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, डीएमके ने भाजपा के साथ भी हाथ मिलाकर सरकार। तो मतलब पहले आपको नहीं पता था, पहले आपको नहीं पता था। सिचुएशन था। सीएम बने 1989 नो नो में बीजेपी के सपोर्ट से। नहीं नहीं Yes, yes, हाँ, सब हमने विड्रॉ किया, एक साल वो सीएम रहे बीजेपी के अच्छा, सपोर्ट से। सब यहीं आ गए। ओके, बीजेपी वैसे एक बात बताएं इन लोगों के लिए, एक मिनट, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, इसलिए कांग्रेस कभी उनके साथ नहीं जाएगी। एकदम ठीक बोला, मैं इनकी दाद देता हूं। तभी तो शिवसेना के साथ गए थे। अरे भाई एक मिनट, इनका राजकुमार भाटी बताता हूं जी की बारी डीएमके के साथ। आपको शायद याद हो, यंग बच्चों को नहीं याद होगा, गुजरात सरकार क्यों गिरी थी? एक जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी
जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जिन एलटीटी के उसमें आतंकियों DMK का हाथ था, उसमें डीएमके के नेता थे। कांग्रेस ने शर्त रखी कि जो राजीव गांधी जी की हत्या के हत्यारों के साथ शामिल हैं उनको नेशनल फ्रंट से बाहर करो, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। मगर उसने वापस नहीं किया तो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया कि डीएमके राजीव गांधी के हत्यारों के साथ शामिल है। उसके बाद जाके मिल गए भाई साहब। इसीलिए मैं कहता हूं शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ओके, ये क्या मतलब, क्या डीएमके से पहले जब समझौता किया था तो जमीर मर चुका था? औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में इनको झांका नहीं। हमने बताइए सच्चाई है ये पीडीपी जो देश विरोधी क्या थी चल रहा है इस देश और में? मंच पर बैठ के पाकिस्तान की पीडीपी जो है प्रशंसा कर रही थी, मोदी जी मंच पे थे और सरकार उसके साथ 3.5 साल चलाए और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। भाई ये देखिए पीडीपी के कितना साथ मिले दिया कि हुए। नहीं? जो राष्ट्रद्रोही हमारा क्या हो रहा है कहते इसकी थे चिंता नहीं किसी को, सब एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। राजकोट भाटी की चिंता तो नहीं, दूर नहीं, कर दीजिए। सुनिए। अरे नहीं, अब इनका चुनाव है। तमिलनाडु में कांग्रेस की मजबूरी समझिए, उसके 4-5 विधायक जीते थे। अगर वो समर्थन घोषणा नहीं करते तो सब झोरा झंडा उठा के चल देते टीवी के। ओके, ओके। तो वो मजबूरी अच्छा, थी। ये जो कांग्रेस ने, ये जो कांग्रेस का जो रिलेशनशिप था रातों रात सिचुएशनशिप में बदल गया, उसको देखकर आपकी सिचुएशन और इक्वेशन कैसी चल रही है? देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस का निर्णय एकदम ठीक था। वहाँ अराजकता की स्थिति हो जाती, हॉर्स ट्रेडिंग होती, सरकार बन नहीं रही थी, किसी और पार्टी को बहुमत के नजदीक नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने समर्थन देके ठीक करा। सरकार डीएमके को बनवा निकाल छोड़कर बढ़िया करा। दी। नहीं, छोड़ा नहीं है वो। अगर वो बीएसपी उनके के भी नंबर साथ। ज्यादा आ जाए और लेकिन थोड़ा मैं- और बीजेपी के नंबर ना आए, बीएसपी के नंबर ज्यादा आए तो कांग्रेस को बीएसपी का साथ दे देना उत्तर चाहिए। प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, जब सुधांशु जी पेपर लीक के मामले पे घिरने लगे तो कांग्रेस के टाइम की कमियां गिनवाने लगे कि तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ। तो मुझे गांव के वो चौधरी याद आ गए। एक चौधरी का लड़का शराब पीकर गाली देता हुआ आता था लोगों को। एक दिन मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आए, चौधरी साहब आपका लड़का बहुत बदतमीजी करता है। तो चौधरी कह रहा प्रधान जी का लड़का भी शराब पीता है, सरपंच साहब का भी पीता है, और वो भी जो सोकर। अरे भैया तुम अपने को सुधारो, उनके ने जो करना था कर लिया, उन्हें तो जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। आप अपने को सुधारो। आपकी सरकार मैंने में तो ये बोला ही नहीं। शराब वाले मैंने बात कहा करना कि चाहते हैं। आपने जिस चीज के ऊपर वैसे शराब खराब है। खराब है एकदम। नहीं, देखिए इन दोनों के साथ स्थिति है, ये इन दोनों का सुधांशु जी को संबंध समझनी चाहिए ये बात। नहीं, इन दोनों का संबंध जानते क्या रहेगा अभी यूपी चुनाव तक कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो। ओके ओके ओके, ऑडियंस के सवाल। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आ रहा हूँ आपके, बताइए आइए। अच्छा, वो हमें राजा के हैं और हम उन्हें रानी के हैं। शेख जी को खामखा क्या है परेशानी के हैं? अरे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं पर है। राजा रानी में शेख कहां से आ गया? ये राजा और रानी में भी शेख है। देखिए, राजा और महल से याद आया, इनकी आज वही हालत है जो एक अनारकली के गाने की थी। जो बिजली कड़कती है उनके महल पर, तसल्ली वो कर ले मेरा घर जलाकर। ओके ओके ओके, जी जी, सवाल 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 सवाल, कुछ सवाल इंटरेस्टिंग सवाल कुछ हो तो आपने जिससे पूछा है सवाल तो ओके। मेरा ये सवाल है कि सीबीएसई का जो अभी साइट हैक किया है वो 10th और 12th के बच्चों ने हैक किया है। Okay. तो क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है कि और नीट का एक सवाल है कि इतना हमारा सिस्टम वीक है जो इंडियन आर्म फोर्स से हमें हेल्प लेने पड़ रही है Okay. नीट का एग्जाम करने ओके ओके, हमारी आर्म फोर्स है। ओके सर, मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूँगा। सर, आप एक बात बताइए, कम से कम अपने हित के लिए डीएमके का साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए था, तो आपको साथ रहना चाहिए था। और सर, अभी रंगनाथन जी निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे, तो आपने तब भी साथ नहीं दिया, तब भी आपने कांग्रेस में मिला दिया। ओके ओके ओके, हटने के बाद अब कांग्रेस का Thank you. दक्षिण भारत में एक ही मैं सहयोगी रह आपके गया साथ है। हूँ। हाँ आ रहा हूँ आपके पास। सर, एक बात पूरा कर दूं, डीएमके से अलग होने के सवाल हो बाद जाए। अब दक्षिण भारत में कांग्रेस का एक ही सहयोगी रह गया, मुस्लिम लीग। ओके ओके, अब केवल मुस्लिम लीग रह गई है और सब हट मैं गए। जिससे सवाल नहीं पूछा, एक आपका सवाल, छोटा सवाल। ओके ओके, शांति 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 शांति, मैं आ रहा हूँ, पीछे आऊंगा। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत छोटा कार्यकाल उनका रहा, 18 महीने शायद लगभग। जी जी, उनसे थोड़ी मॉरलिटी। और जिन 4 प्रधानमंत्रियों के फोटो चल रहे हैं ना मोदी जी के साथ, नेहरू जी से सीख लें समन्वयता, सृजनता, इंदिरा गांधी जी से अडिगता सीख लें, और लाल बहादुर शास्त्री जी से नैतिकता सीखें। एक रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब रेल मंत्री थे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 100 से ज़्यादा यात्राएं विदेशी कर चुके हैं, मणिपुर नहीं गए। और दूसरा सवाल ये है कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक और परीक्षा लीक हो चुकी हैं, आज तक किसी मिनिस्टर ने
प्रधानमंत्री तो छोड़ो, कोई छोटे मोटे ने भी जो है ना नैतिकता दिखा नहीं, एक करके मिनट, 100 से ज्यादा इस्तीफा पेपर नहीं दिया। लीक सिर्फ सेंटर में हुई इस्तीफा। है। अब एक मेरा मिनट लास्ट, बताइए। अब मेरा एक लास्ट है। एक मिनट, 100 से ज्यादा सेंटर इर्तिजा निषाद की एक बेटा। पंक्ति के हाँ, साथ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ओके ओके, नहीं ये तो ओके ओके ओके, आपका सवाल क्या है? बोलिए, 100 से ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए हैं, बोलिए। अच्छा एक सेकंड पूरे देश में। ए आगे 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 लेते सर 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 बैठिए ना, सर आप बैठिए, राज्यों में हुए हैं। आप बैठिए प्लीज। ओके 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 बेटा, आप सवाल पूछिए। एक सेकंड भाटी जी, शांति। ओके, आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि अभी वो बहुत कुछ के क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। बहुत कुछ के बारे में वो बताए हैं कि इंडिया नंबर 1 पे है, बट आप हमें ये नहीं बताएं कि इंडिया वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लोन लेने पे कितने नंबर पे है, कितना लोन ले रखा है। नहीं, बताइए वर्ल्ड बैंक, बताइए बताइए जानना चाहती हूँ, बताइए, मुझे बताइए। ये आपसे जानना है। आप बताइए, पता है? नहीं तो मुझे मैं नहीं बताता हूँ। पता। हाँ, बताइए, बताइए, मई, अब सुनिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मई 2026 की रिपोर्ट है, जिसमें वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड के 52% इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करना अच्छा है, और 31% कह रहे हैं मॉडरेट है, यानी 83% कह रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मई 2 और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ, अब फैक्ट बोलने दीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने अभी बयान दिया है कि अगले साल भारत वर्ल्ड की ग्रोथ में 17%। क्या तरीका है फैक्ट बोलना है तो उस पर आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट का काउंटर नहीं है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर 17% ग्रोथ के साथ भारत वर्ल्ड का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनकर उभरने वाला है। ठीक है। ये मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक पॉइंट बोलिए, सवाल नहीं पॉइंट, अपनी बात रखिए। सर मेरा ये सवाल है कि आपने तभी से ये बोला है कि सेंटर में कोई मतलब मोदी जी जो है सो लायक नहीं है प्रधानमंत्री के, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी जितने सारे इलेक्शन हार जाते तो अंडमान निकोबार आइलैंड चल जाते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी जो रातों रात बनी है जिसके 22 मिलियन फॉलोअर रात में हो गए हैं, वो भी 6 तारीख को जंतर मंतर जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर कौन है सेंटर में बैठने के लायक? अच्छा, मतलब वही सवाल जो मेरा था वही जनता पूछ रही है। आप एक सवाल आपसे, आपने बोला है कि भाषा पे मर्यादा बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन सर जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो बिहार में जब नरेंद्र मोदी की मां को उनकी मां को जब गाली दिया जा रहा था उस समय सर भाषा की मर्यादा कहां चली गई? जी 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 ओके 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 ओके, मैं बिल्कुल उत्तर सतीश के सिंह, लेकिन विपक्ष, हाँ बोले 10 सेकंड में बात है। देखिए ये बात ये IMF की बात डाटा किया था इन्होंने। अब बोले कि कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, IMF, उनके सवाल का उनका जवाब भी दीजिए। सवाल ले रहा हूँ। हाँ। IMF ने ही कहा है कि इंडिया का जो डेटा है वो फर्जिफिकेशन चल रहा है B से C कैटेगरी में। कहाँ बोला? B से C कैटेगरी IMF का डेटा है, सारे जगह पे नहीं, रिकॉर्ड है, इनके सवाल का रिकॉर्ड है, B से C पे कर दिया। दूसरी बात इनका उत्तर, इनका अरे भाई ऑन रिकॉर्ड है, आप पढ़ते ही नहीं है। राहुल गांधी जी को छुट्टी पे चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं है, IMF कहाँ का बोला? डेटा है, और अभी मैं गूगल IMF ने कहा बोला भारत का डेटा फेक है। C पे कैटेगरी में किया है भारत के। अब देखिए, इन्होंने सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी छुट्टी पे क्यों चले जाते हैं? निकोबार में 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। सर सतीश जी बोलिए, सतीश कैसे आखिरी राउंड है, सतीश कैसे? यदि नहीं किया है विपक्ष के तो नेता कहेंगे हम राजनीतिक तौर पे मानने विपक्ष जो है वो मोदी के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहा है, एंड इट इज ये एक हार्ड फैक्ट है, एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है कि विपक्ष में एकता की कमी है और वो दिक्कतें हैं, निश्चित रूप से है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग DMK फलाना ठिकाना तो चर्चा कर रहे हैं, सुधांशु जी ये तो नहीं बता रहे हैं कि जिनको ये लोग गुरु गोलवालकर मान रहे थे साउथ का, उसने आज ही इस्तीफा दे दिया है तमिलनाडु में, जिसका नाम अन्ना मलाई था। नंबर 1, नंबर 2, अब मतलब कुछ भी गुरु गोलवलकर से तुलना कर देंगे आप किसी की भी? आप पत्रकार हो गए, मत ना भाई, मैं सुधांशु जी के असली चीज का जवाब दे रहा हूं। IMF का डेटा हो सकता है ये सही हो, खाली ये इतना बता दें कि अमेरिका नाम का एक जो राक्षस है, वो जो सीज फायर भी हमारा डिक्लेयर करता है, वेनेजुएला का आदमी यहाँ आएगा वो भी वही बताता है, और उसके आतंक के बीच ये जो हमारे बाजार से भारत से ये 50-60 हजार करोड़ 50-60 लाख करोड़ ये रुपया उड़ कहाँ गया, इसका जवाब ही नहीं मिलता। और कहते हैं ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट है। आज तो मजबूरी में सरकार RBI को क्या क्या कदम उठाने पड़े।
चलो अब अब मैं जवाब दे एक इनकी बात की वाहियात पने का जवाब देता हूं। अभी अपना फोन खोलिए। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस पार्टनर कौन है? अमेरिका। है। 45 बिलियन डॉलर का मुझसे वो तो खत्म होने जा रहा है। फिर चिल्लाने लगे। अरे जिससे आप भी चिल्ला रहे थे। अब आपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताता हूं इन लोगों का षड्यंत्र समझिए। जब रशिया यूक्रेन से लड़ाई होती है तो इन लोगों ने कहा था कि भारत यूक्रेन के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो रहा, रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा ऑयल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस हमारा रूस से आ रहा था, और कोल्ड वार एरा की वजह से हमारे अधिकांश डिफेंस इक्विपमेंट आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और गाजा में लड़ाई होती है तो गाजा के पक्ष में इनकी सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पारित करती है और कहते हैं गाजा में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप खड़े होकर इजराइल का विरोध क्यों नहीं करते? इजराइल से हमारा डिफेंस इक्विपमेंट आता है, साइबर सिक्योरिटी का आता है, इंटेलिजेंस का आता है। गाजा दे रहे हैं इजराइल से लड़ जाओ। अब आइए, अमेरिका ईरान में लड़ाई हो रही है। अब सुनिए, मिडिल ईस्ट के देशों पे अमेरिका बम गिरा रहा है। बहरीन, जद्दा, अबू धाबी, दुबई, वहां 1 करोड़ भारतवासी रह रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। उन 1 करोड़ भारतवासियों की चिंता मत करो, जिसमें 75% मुसलमान हैं, उनकी भी चिंता मत करो, कैसे भी भारत की भत पिट जाए। और सुनिए, उनकी जान भले ही सांसद में चली जाए। अब सुनिए, अमेरिका से हमारा 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर नेक्स्ट टू चाइना, और हमारा 45 बिलियन डॉलर का ठीक है, ओके। हम 4.5 लाख करोड़ कमाते हैं अमेरिका से। तो ये तो थी चर्चा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड पर क्या कहता है सत्य और तथ्य, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को भारतीय राजनीति का एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। इस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। यह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पंडित नेहरू 13 मई 1952 को देश के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे, उससे पहले सिलेक्टेड थे। इसके बाद 27 मई 1964 तक वे लगातार प्रधानमंत्री रहे। वहीं नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 10 जून 2026 को मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा और इसी के साथ वे सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नेता बन जाएंगे। लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड पहले ही ब्रेक कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। हमारा यह विश्लेषण आज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी ने जो कुछ हासिल किया वो जनता की बदौलत किया। वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए, यानी सोने के चम्मच चांदी के चम्मच में पैदा नहीं हुए। उनकी मां बर्तन मांझती, वो किसी राजा के बेटे नहीं थे, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए। बचपन में गरीबी देखी, स्टेशन पे चाय बेची, इसलिए ये रिकॉर्ड कुछ अलग है, कुछ इंपॉर्टेंट है। पंडित नेहरू 13 मई 1952 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनको चुनौती देने वाले कोई नहीं थे। पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें थी, ना कोई विपक्ष था और ना ही कोई पार्टी थी, यानी लगभग विपक्ष निष्क्रिय था। सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन महात्मा गांधी की पसंद की वजह से नेहरू को चुना गया। सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि उनका नाम था। नेहरू पहली बार इंटरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने और फिर इसके बाद पूरी पार्टी पर नेहरू का दबदबा हो गया, कब्जा हो गया। पंडित नेहरू के पिता एक मशहूर बहुत बड़े वकील थे। नेहरू खुद लंदन में पढ़कर आए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम की एक बुक है, उस किताब में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, साफ साफ जिक्र है कि कांग्रेस के लोग सरदार साहब को यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहते थे लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, यानी पंडित नेहरू को महात्मा गांधी ने चूज कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है और उसके बाद कांग्रेस के भीतर उत्तराधिकारी को लेकर एक लड़ाई शुरू होती है। कांग्रेस चाहती तो उस वक्त किसी गैर गांधी को मौका दे सकती थी और कई लोग डिजर्विंग भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के शक्तिशाली नेताओं के एक बड़े गुट ने, जिसको सिंडिकेट कहा जाता था, वो इंदिरा गांधी के साथ थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन सिंडिकेट की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला और इंदिरा गांधी के इस रवैये के बाद 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस आई हो गई, यानी कांग्रेस इंदिरा हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके तुरंत बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। यह हार्ड फैक्ट है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूरी सत्ता राजीव गांधी के हाथों में आ गई। दिसंबर में जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी को सहानुभूति की लहर का फायदा मिला, यानी पंडित नेहरू महात्मा गांधी की अनुकंपा पर, राजीव गांधी एक तरह से सहानुभूति की लहर पर और इंदिरा गांधी
सिंडिकेट की वजह से, सिंडिकेट की लड़ाई की वजह से प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोकतंत्र की इस कहानी में आपने देखा कि आजादी के बाद जब जब कांग्रेस की सरकार आई, परिवार के बाहर लोगों को मौका मिलना आसान नहीं था, मिला ही नहीं। लेकिन 2004 में बहुत बड़ा बदलाव आया। 2004 में कांग्रेस के गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला, तो उस समय कांग्रेस की कार्यकर्ता गंगाचरण राजपूत पेड़ पर पिस्तौल लेकर चढ़ गए, ऐसे गोली लेकर, और कहने लगे कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती है तो वो खुद को गोली मार लेंगे। वहीं एक और कांग्रेसी कार्यकर्ता सुशील दुबे ने बकायदा आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन सोनिया गांधी की अनुकंपा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। और मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद प्रणब मुखर्जी की किताब के विमोचन के दौरान कहा था कि प्रणब मुखर्जी सबसे लायक थे, लेकिन मैडम ने मुझे चुना, यानी मिसेस गांधी ने मुझे चुना। और उसके बाद कहा गया कि सोनिया गांधी भले ही प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सरकार रिमोट से वहीं से चला रही है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कोई और नहीं कह रहा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कैसे रिमोट कंट्रोल की सरकार सोनिया जी चलवाती थी। जरा सोचिए, जिस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे उस दौर में नाम मात्र का विपक्ष था, विरोध में कोई पार्टी नहीं थी, चारों तरफ कांग्रेस की सरकारें थी। आज दुनिया के बड़े बड़े एनजीओ हैं जो दिन रात सरकारों को गिराने में लगे रहते हैं। आज जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो दुनिया भर की फंडिंग लाके कहते हैं किसी तरह से मोदी को हराओ, मोदी को हटाओ, क्योंकि भारत और भारत के लोगों के बीच में ये मोदी नाम का शख्स खड़ा है। अगर ये नहीं हटेगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। दुनिया की सारी बड़ी ताकतें चाहती हैं कि मोदी किसी तरह से हट जाए, लेकिन उस दौर में भी मोदी 2024 का सबसे कठिन चुनाव जीत कर आते हैं। नैरेटिव बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, कॉकरोच मॉस्किटो भी आ गए हैं। ऐसे में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक के बाद एक चुनाव जीतना कोई आसान की कौड़ी नहीं है। कोई क्लास का मॉनिटर भी बनता है ना दूसरी बार, तो बोला जाता है बहुत बढ़िया काम करा होगा। ये प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहा है और दुनिया में कई बड़े बड़े लोग नहीं चाहते ये मोदी बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में कई ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं जो दिखाते हैं कि वो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा, भारतीय संस्कृति को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मोदी के कार्यकाल में ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत मिला, दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी किसी की अनुकंपा से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। उन पर अगर अनुकंपा है तो देश की आम जनता की, देश के कोटि कोटि लोगों की। नरेंद्र मोदी अगर ये रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उसका श्रेय देश के आम गरीब लोगों को जाता है, आपको जाता है। मोदी को आपने बनाया है, मोदी आपसे बने हैं, आप में से बने हैं, इसलिए मोदी मोदी है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आज इस दौर में हम जी रहे हैं। हम बात करते हैं महात्मा गांधी के दौर की, हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के दौर की, हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती के दौर की, लेकिन एक दौर होगा आज से 50 साल बाद जब बात होगी मोदी के दौर की। और यह बात सत्य और तथ्य है और यही प्रमाणिक है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।